नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सारणिक को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। सारणिक के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आज की इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम 10 से 15 मिनट के अंदर सारणिक पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सारणिक क्या होता है। सारणिक एक संख्या होती है जो किसी वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी होती है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि संख्याओं को हम इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं। इस तरफ लिख देते हैं ए बराबर दिस टाइप से कि 2 3 5 4 6 9 इस टाइप से अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये वर्ग मैट्रिक्स क्या है। वर्ग इसका मतलब ये होता है कि रोज और कॉलम बराबर हो, मतलब ये वाली रोज और ये वाले कॉलम बराबर हो। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसे लिख सकते हैं ए बराबर 3 5 6 7 इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब इधर कितनी संख्या है उसे पहले लिखो इस टाइप से। तो इधर है 2, तो इसे लिखते हैं 2 क्रॉस 2 से, कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 क्रॉस 2। यानी कि वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर पंक्तियां यानी रोज और स्तंभ यानी कॉलम बराबर हो, कुछ इस टाइप से। इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर 2 4 3 9। और इसी की अगर हमें ऑर्डर लिखना होता है तो 2 क्रॉस 2 से लिखते हैं। इसे लिख देते हैं n क्रॉस n से। अगर इसके अंदर इधर भी बढ़ जाए और नीचे भी बढ़ जाए, इधर भी 3 5 लिख दे और नीचे भी कुछ लिख दे 2 7, तो ये 3 क्रॉस 3 की हो जाएगी। अब मैं इसी पे वापस लौटता हूँ कि सारणिक एक संख्या होती है जो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ी होती है। मतलब क्या है इसका मतलब, जैसे इधर हम लिखते हैं ना इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से लिख देना है। और जो हम ये वाले जो निशान लगा रहे थे ना, इसकी जगह सारणिक के अंदर हमें इस तरीके के निशान लगाने हैं और इसे लिखना है 2 3 2 4। अब ये संख्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इसको इससे गुणा करो, इससे इसको गुणा करो और आपस में घटा दो। मतलब कि 2 × 4 हो गया 8 माइनस 3 × 2 हो गया 6 और घटाने के बाद यहाँ पे आया 2। तो ये 2 जो है ना, ये संख्या है। यानी सारणिक एक क्या होती है, संख्या होती है। इस सारणिक का हल हम इस तरीके से निकालते हैं। अभी मैं इसे डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे हम इसका हल निकाल सकते हैं। अब समझे कि एक संख्या क्यों होती है, क्योंकि लास्ट में जब हम इसको हल करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है। अब बात करते हैं, मैं कब कब बोल रहा था ना, सारणिक का क्रम, सारणिक का ऑर्डर, उसकी बात करते हैं कि सारणिक का ऑर्डर क्या होता है। 1 क्रॉस 1 का सारणिक मतलब प्रथम क्रम का सारणिक। इसे कुछ इस तरीके से निरूपित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिख देते हैं इस तरीके से। अगर इसे सॉल्व करना होता है तो इसका आंसर 2 ही आता है। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका आंसर 3 आ जाता है। अब बात करते हैं 2 क्रॉस 2 का सारणिक यानी द्वितीय क्रम का सारणिक। इसके अंदर रो के अंदर 2 संख्या होती है, मतलब 2 3 5 7 कुछ इस तरीके से। इधर भी 2 इधर भी 2। इसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का सारणिक। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी आगे सिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3 का सारणिक यानी तृतीय क्रम का सारणिक। इसके अंदर इस तरीके से 3 कॉलम और 3 रोज होती है, 2 3 5 6 9 8 5 4 3 कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं 2 क्रॉस 2 के सारणिक के प्रसार का, कि 2 क्रॉस 2 के सारणिक को कैसे प्रसार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 क्रॉस 2 का सारणिक है ये, इसके लिए आपको इसको इससे गुणा करना पड़ता है, इसको इससे गुणा करना होता है और इसे इस तरीके से लिखा जाता है ए का सारणिक। अगर इसको इस तरीके से बंद किया गया है और इसको इस तरीके से लिखा गया ए, तो इसे हम पढ़ते हैं ए का सारणिक। तो इसके लिए इसको गुणा, ए से डी से गुणा तो ए डी, और फिर इसके बीच में लगाया जाता है घटाव का चिन्ह और फिर बी सी, बी इंटू सी। तो इस तरीके से होता है 2 क्रॉस 2 का सारणिक सॉल्व। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि ये वाला। तो इसमें देखिए 5 × 1 और 3 × 2 यानी कि 5 × 1 और 3 × 2 और बीच में लगाया गया घटाव का चिन्ह, यानी कि इनको गुणा करके घटाना, यानी कि 5 एकम 5 और -3 × 6 यानी कि 1, वो भी माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है। तो अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3 के सारणिक को हल करने की। 3 क्रॉस 3 के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है ये सीखते हैं अभी हम।
एक 3x3 का सारणिक लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस ए को पकड़ना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से जमा देना है। फिर हमें क्या करना है कि एक ही सीध वाली सारी पंक्तियों को ढक देना है और सारी रोज को भी ढक देना है, और जो बच जाए उससे एज इट इज 2x2 के सारणिक बनाकर उतार देना है। ये देखिए 2x2 की सारणिक बन चुकी है, तो इसे यहाँ पे इस तरीके से उतार देना है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर हमें बी को पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे इस बी को पकड़ने के बाद इस बी के सीध के रोज और कॉलम मिटा देने हैं। फिर इसको और इसको 2x2 की सारणिक बना के लिख देना है कुछ यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए लिखी हुई है, ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि हमने इसको मिटा दिया और बाकी देखो A2 A3 A3 C2 C2 C3 C3। इसी तरीके से C1 को पकड़ना है और इसके संगत पंक्ति और रोज को मिटा देना है। A2 A3 A2 A3 B2 B3 B2 B3 लिख देना है। और फिर अब हमें 2x2 के सारणी का प्रसार करना तो आता ही है। 2x2 के सारणी का प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, और बीच में माइनस लगा जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रसार कर सकते हैं कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है, यहाँ लिखना है, फिर इसको गुणा करना है, फिर घटाना है। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, पहले ये इस तरीके से क्रॉस लगाना है और फिर इस तरीके से, मतलब पहले इस तरीके से गुणा होगा, बाद में इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, पहले ये इस तरीके से गुणा करो, फिर इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ। अब एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ, अब हम इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 को लिखना है, तो इसने 1 को लिखा, फिर हमें इसके संगत मिटा देना, मिटा दिया। फिर 5 × 9 5 × 9 6 × 8 6 × 8। इसके बाद हमें 2 को चुनना है और माइनस का चिन्ह के साथ लेना है कि यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ठीक है। यहाँ पे आ गया, फिर हमें 2 वाले को मिटा देना है, 4 × 9 4 × 9, फिर यहाँ पे 6 × 7 6 × 7। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 को पकड़ना है और 3 के संगत वालों को मिटा देना है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 8 और 5 × 7, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमें इनको गुणा करके लिखना है, फिर हमें इन्हें गुणा करके लिखना है। 5 × 9 45, 6 × 8 48, 4 × 9 36, 6 × 7 42, 4 × 8 32, 5 × यहाँ पे होगा 7, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक गुणा में 7 है, ठीक है। 5 × 7 हो गए 35। फिर इनको गुणा कर देना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -3 -2 × -6 और 3 × -3। जब सॉल्व करोगे इसको, -3 -12 × 9, ये टोटल कुल मिला के हो जाएगा 0। अब ऐसा नहीं है कि 3x3 का हर बार 0 होगा, हर बार अलग अलग आंसर आएगा। ये तो एक स्पेसिफिक केस हो गया जिसके अंदर ये 0 है, ठीक है। बाकी ये 0 नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, 7 भी आ सकता है, माइनस का, प्लस का 21 भी आ सकता है। इसका यहाँ पे आंसर कुछ भी आ सकता है सारणी का। अब ये कुछ सारणी के गुण है, हम इसे फटाफट देख लेते हैं। यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान हो तो उनका मान शून्य होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे सारणिक है, यहाँ पे 2 3 5 है और यहाँ पे भी 2 3 5 है और यहाँ पे कुछ भी XYZ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्हें जब हम इसका प्रसार करेंगे ना, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। या फिर ये समानुपाती भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए। अगर ये समानुपाती है या फिर समान है तो इनका आंसर हमेशा 0 ही आता है, प्रसार करके भी देख सकते हैं। यदि किसी पंक्ति के स्तंभ या सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होगा। जैसे यहाँ पे सभी ही शून्य हो जाए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना, तो फिर कोई बात ही नहीं रही, शून्य ही हो जाएगा ना सारणी का मान। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियाँ और स्तंभों को किसी स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो नया स्थिरांक kn गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 3 5 4, और इन सभी को किसी स्थिरांक से गुणा किया जाता है। मतलब इसको मान लीजिए k से गुणा किया, इसको भी मान लीजिए k से गुणा किया, इसको भी मान लीजिए हमने किसी स्थिरांक k से गुणा किया, इसको भी मान लीजिए हमने k से गुणा किया।
तो अब हम इसको के को ले सकते हैं कॉमन। क्या ले सकते हैं? के को कॉमन। कॉमन लेने के लिए क्या होता है, ऊपर वाले में से अलग कॉमन लिया जाता है, नीचे वाले में से अलग कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे एन, यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है सारणी का ऑर्डर। ये इस सारणी का ऑर्डर देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 4, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 की और सारणी का है ये, यानी कि इसका ऑर्डर की ऊपर घात। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो यहाँ पे देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्तियाँ होती, मतलब घात 3 बार आती है ना। अगर 2 पंक्तियाँ और स्तंभ आपस में बदल दिए जाए तो सारणिक का मान -1 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5 4 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, मतलब 4 3 2 5 है ना। इस पूरी पंक्ति को मैंने उठाया इस तरफ कर दिया, इस पूरी पंक्ति को इस तरफ उठाया कर दिया। तो जो सारणी का कोई भी मान लीजिए मान आया, मान लीजिए सारणी का मान आया ए का सारणिक, तो जो इसका मान आएगा ना वो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -a का सारणिक है ना। इसे भी आप प्रूफ करके देख लेना, आप अगर सारणी का प्रसार करेंगे तो यही आएगा। अगर किसी पंक्ति के तत्व को किसी दूसरी पंक्ति के अनुपात में जोड़ो तो सारणी का मान नहीं बदलता है। अब बात करते हैं सारणी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। उपयोग सारणी का कहाँ कहाँ होता है, तो सारणी का उपयोग रेखीय समीकरणों के हल निकालने में होता है, यानी कि क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के अंदर भी सारणी का यूज होता है, ठीक है। कि यहाँ पे ना जो x y z होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी समीकरण होती है x + y + z, और यहाँ पे इस तरीके से 3 समीकरणें होती है 2x + 3y + z। इनको मैं किसी एक अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस क्रैमर रूल का एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में क्रैमर रूल को समझाऊंगा, ठीक है। अगला है ज्यामिति, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी इसका उपयोग होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो उसके निर्देशांक दिए हुए होंगे, तो निर्देशांकों को हम त्रिभुज के अंदर रख देंगे। जैसे निर्देशांक दिए हुए होंगे 2 3 5 4 3 1, और फिर यहाँ पे तो हम एक एक ही लिख देंगे। और यहाँ पे जो सारणी की जो वैल्यू आएगी ना, उसका हाफ कर देना है हमें। क्या कर देना है? हाफ। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आ जाएगा। और याद रखना, इसका मान अगर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि सारणी का मान तो नेगेटिव आ सकता है, तो अगर सारणी का मान नेगेटिव आ जाए तो उसे भी हमें पॉजिटिव बना देना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यदि सारणी का मान नेगेटिव आया तो हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव बना देना, उसको नेगेटिव रखना ही नहीं है। हमें कंसर्न करना है कि ये पॉजिटिव ही है, और फिर उसका हाफ कर देना है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने में भी सारणी का उपयोग किया जाता है। ये हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और गणितीय प्रमाण प्रूफ में भी सारणी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पे स्पेसिफिक टॉपिक बचे हुए हैं, वो टॉपिक मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। जैसे मैं रेखिक समीकरणों के जो इक्वेशन है वो बचे हुए हैं, तो वो हम या तो मैट्रिक्स के अंदर ले लेंगे, या फिर मैं इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी मैंने आपको हल्का हल्का बताया, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। और मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालने में ये हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ लेंगे। और भी कुछ टॉपिक बचे हुए तो मैं उसका स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो।